लाखों में कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो अपने बच्चे को टिकट दिलाने की जगह किसी और के बच्चे को टिकट दिलाए। जब सही काम करना सबसे मुश्किल काम है और फिर भी आप सही काम करते हैं, उसको बोलते हैं एथिक्स। अर्जुन जो है ना, वो उसके इमोशन उसके रूट कॉज बन चुका था, उसकी मिजरी, उसके दुख के लिए टेम्परेचर बढ़ गया, रोंगटे खड़े हो गए, पसीने छूट रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, गांडीव छूट गया, हालत खराब हो गई, गला सूख रहा है, रोने लगा है अर्जुन। वो हालत कब रोए थे आप लास्ट टाइम, उसको याद करो आप। इमोशन होना ठीक है, इमोशनल होना नहीं। सेंटिमेंट होना ठीक है, सेंटिमेंटल होना नहीं। अर्जुन जो उसके साथ बुरा कर रहा है, अर्जुन उसके साथ भी बुरा नहीं करना चाहता। डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट यू लाइक। और ये आम जिंदगी में बहुत होएगा आपके साथ। आज का जो चैप्टर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ये आपकी जिंदगी से निकल के आएगा। देखना, एक आदमी ओनर बनता है जिम्मेदारी लेने से, सही निर्णय लेने से। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की आप सबका स्वागत है आज के नए एपिसोड में, जहां पे आज हम पहले अध्याय का 28वां श्लोक ले रहे हैं। और अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, पूरा अध्याय बाकी का लगभग अर्जुन ने बोला है और अर्जुन यहां विचलित है। और पहले अध्याय के 28वें श्लोक में और उसके बाद 29वें श्लोक में अर्जुन का इमोशन आपको समझ में आएगा। भगवद गीता का पहला अध्याय प्राइमरीली बीइंग लेड बाय अर्जुन। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। पहले अध्याय का 28वां श्लोक मेरे पीछे दोहराइए। दृष्ट्वा मे इमं स्वजनम कृष्णा युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मां गात्रहानि मुखम च परिशुष्यति। तो पहले ऐसे समझते हैं कि कह रहे हैं दृष्ट्वा। दृष्ट्वा का अर्थ क्या हुआ? देख रहा हूं। इमं स्वजनम कृष्णा, हाथ आगे लाइए, ऐसा देख रहा हूं। इमं, इन सबको। स्वजनम, ये मेरे ही जन है। स्वजन यानी कि मेरे अपने स्वयं के जन है, ये मेरे ही अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार। इनके साथ बचपन में गिल्ली डंडा कंचे सब खेला मैं, वही सामने मेरे अगेंस्ट खड़े हुए हैं। युयुत्सम, युद्ध करने आए हैं। समुपस्थितम, सारे के सारे उपस्थित हो गए हैं। सीदंती माम गात्राणि, अरे अरे अरे, शरीर कांप रहा है मेरा। मुखम च परिशुष्यति, मेरा गला भी सूख रहा है इनको देख के। अर्जुन टेंशन में आ गए उनको देख के। हाँ, क्या कह रहे हैं कि दृष्टवा में, मैं देख रहा हूं, स्वजन मेरे ही अपने लोग आ गए हैं। तो अर्जुन घबरा गए हैं और इतना टेंशन में आ गए। माय डियर कृष्णा, सीइंग माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रेजेंट बिफोर मी इन सच अ फाइटिंग स्पिरिट, आई फील द लिम्स ऑफ माय बॉडी आर क्विवरिंग। कांप रहा है मेरा शरीर, थर थर कांप रहा है। बचपन में मुझको याद है, जब होमवर्क करके नहीं आते, टीचर डंडा लेके जब आता था ना, वो देखेगा तो ऐसा बचपन में उल्टे हाथ पे टीचर मारता था, तो ना उस समय शरीर कांपता था, वो याद आता है। इतना घबराहट होता था। और कुछ टीचर के लिए तो सोचते थे भगवान ये आज एब्सेंट हो जाए, ये ना आ जाए किसी तरीके से इसके घर में। क्यों? क्योंकि सीदंती माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अपना भी वही हाल होता था, लेकिन क्या है, अपना वो छोटा प्रॉब्लम था। अर्जुन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इमेजिन कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आप सोचो ना, मतलब अगर आप ही का सगा भाई चाकू लेकर के आपको मारने आ जाए, घर की सिचुएशन समझो, मतलब इसको मायोपिक देखते हैं थोड़ा, तो आपको लगेगा मेरा अपना खून, आपका अपना बेटा आपका हत्या करने आए, मेरा अपना बेटा, इसको मैंने पाला पोसा, आज मुझे मारने आया। कितना हर्ट होएगा आपको। इमेजिन अर्जुन का फीलिंग समझो। थोड़ा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर था वहां, लाउडली यस नो? कंफर्टेबल था। एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में बैठे थे, ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन टेंपल के ऑडिटोरियम में बैठे थे। युद्ध का माहौल था, टेंशन का माहौल था। और जो कृष्ण को देखो चुपचाप सुन रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन बोले जा रहे हैं, कृष्ण सुने जा रहे हैं। कृष्ण भी डांट लगा सकते थे, चुप अर्जुन, क्या बेकार की बात कर, अभी युद्ध का टाइम है, लड़ ले, शाम को आपस में कमरे में चर्चा कर लेंगे यार। कृष्ण ऐसा बोले? कृष्ण सुनते रहे। बहरहाल अर्जुन अभी बोल रहे हैं। तो जो अर्जुन की हालत थी ना, उसको समझते हैं। पहले 29वें श्लोक को भी एक साथ ले लेते हैं, तो दोनों श्लोक को हम समझते हैं, ताकि, क्योंकि दोनों का एक ही सिमिलर मैसेज है। तो आज के इस वीडियो में दो श्लोक एक साथ लेंगे। अगला श्लोक मेरे पीछे बोलिए। वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसते हस्तात्
त्वक्च एव परिदह्यते वे पतुश्च शरीर, मेरे शरीर में देखो, मेरे शरीर में वे पतुष, ट्रेम्बलिंग कांप रहा है ऐसा, रोम हर्चश्च जायते, रोम, रोम समझते हैं, रोम रोम खड़े हो गए, रोंगटे, वो कह रहे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, रोम हर्चश्च जायते, गांडीवम स्रंसते हस्तात्, गांडीव सबसे पावरफुल चीज जो अर्जुन के हाथ में थी, कह रहे वो भी खिसक गई, जो ताकत देती थी अर्जुन को, गांडीव, गांडीवधारी अर्जुन, उस गांडीव के बल पे एम्बीडेक्स्ट्रस थे अर्जुन। एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होता है? जो दोनों हाथ से तीर चला सकता है, इधर से भी तीर चला सकता है, उधर से भी चला सकता है, अनलिमिटेड तीर एक साथ चला सकता है, किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एंगल के साथ में अर्जुन कहीं से भी तीर चला करके वायु के बवंडर तूफान को कंट्रोल कर सकते हैं। गांडीव जो उनको दिया गया था, जिसके कारण वो इनविंसिबल हो चुके थे, वो गांडीव उनके हाथ में नहीं रुक रहा इस समय। वो अर्जुन जो आंख बंद करके उल्टी परछाई पे मछली की आंख को भेद दे, वो अर्जुन जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माने गए हैं मिलिट्री आर्ट्स के अंदर, उनके पास गांडीव भी आ चुका और वो भी गिर रहा है नीचे। यानी कि आपके पास, आप ऐसे सोचो कि आपके पास सबसे बड़ी जो पावर है, आपके पास सबसे बड़ा समझो जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो आपका धन है, आपके हाथ में नोटों से भरा बैग है, तो आप उसको आग में डाल देंगे जलाने, ये भी मेरे काम का नहीं रहा। अब तो गांडीव छोड़ दिया उन्होंने। और क्या कहते हैं? त्वक्च एव परिदह्यते, त्वक मतलब त्वचा, स्किन, तो मतलब मेरी स्किन जल रही है। सोचो उनका बॉडी टेम्परेचर कितना बढ़ गया होगा कि स्किन में आग लगी हुई है, जल रही है। कितना बॉडी टेम्परेचर, कितना भयंकर ज्वर, जिसको बुखार बोलते हो आप आम भाषा में। तो जब आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो बॉडी जल रही होती है, गर्म होती है, ठंडी पट्टी रखते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अर्जुन का इमोशन समझो आप, ये इमोशन जो अर्जुन का, माई होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, माई हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन द एंड, माई बो गांडीव इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हैंड एंड माई स्किन इज बर्निंग। तो अर्जुन की फीलिंग समझिए पहले अध्याय में क्या हो रहा है। भग ये युद्ध से पहले का सिचुएशन है। सो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो अर्जुन नेचुरली, अर्जुन ठीक ही कह रहे हैं एक तरह से। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? हे गाइस कम ऑन लाउडर, यस नो? नो, बिल्कुल गलत कह रहे हैं अर्जुन। आप कह सकते हो क्यों भाई, लड़ाई कराओगे बिंद्रा जी? वो तो लड़ाई को मना कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? गलत है। हाथा की लड़ाई क्यों? देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, एक उदाहरण से समझाता हूं, तब पूरी बात समझ आएगी। नहीं तो फिर आपको ना, आपको एथिकल डिसीजन और इमोशनल डिसीजन के फर्क समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस चैप्टर का नाम आप कह सकते हो, इस वीडियो का नाम है एथिकल डिसीजन वर्सेस इमोशनल डिसीजन। इस चैप्टर को ऐसे समझो आप, एथिकल डिसीजन वर्सेस इमोशनल डिसीजन, तब आपको चैप्टर समझ में आएगा। पर एक मिनट के लिए लेते हैं, क्या इस हॉल में कोई व्यापारी है जिसकी टीम में 10, 20, 50, 100 आदमी काम करते हैं? कोई व्यापारी, बिजनेसमैन? तो खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सेवक नौटियाल। नौटियाल जी, अगर आपकी टीम में कोई रिश्तेदार है, इमेजिन करिए आपका बेटा बड़ा हो गया, आपके साथ कंपनी में काम करता है, और वो आप ही की कंपनी के अंदर एचआर में एक लेडी काम करती है, वो उसको जाकर के मॉलेस्ट करता है, रेप करने की कोशिश करता है, तब क्योंकि वो आपका बेटा है तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए? यस नो? नो। कम ऑन, यस नो? नो। क्यों? बिकॉज इट अगेंस्ट द लॉ एंड कंपनी पॉलिसी आल्सो। तो आपका बेटा है, दैट डजंट मैटर ना। आपका भाई है, इस कंपनी ओनली, इस सन एट होम हाँ? ओनली। बाकी लोगों के लिए एग्जांपल सेट करना है कि मेरा कोई और भाई भी ना करे ऐसा। यस, नोबडी शुड अलाउड दैट ना। सुनिए सुनिए, वेरी गुड, एकदम फट से आपने डिसीजन ले लिया। क्या डिसीजन लिया? हाथा गिलाई, गलत तो गलत है। कम ऑन, गलत तो गलत है, गलत है। चाहे वो आपका भाई हो या कोई और एम्प्लॉई हो, दूसरा एम्प्लॉई होगा तो सजा दोगे, ऐसा ही भाई है तो उसको भी सजा दोगे, देनी होगी। बेटा है तो उसको भी सजा देनी होगी। यही तो मैं अर्जुन के लिए कह रहा हूं। अर्जुन का यही स्ट्रेस था उस समय। अर्जुन के जो सामने भाई हैं, जो बंधु हैं, उन्होंने हत्या भी करी, उन्होंने रेप भी किया, उन्होंने लूटपाट भी करी, और उन्होंने दूसरे की जमीन भी हथियाई। उन्होंने सारे पाप किए। मैं तो यहाँ केवल मॉलेस्टेशन की बात कर रहा हूं। उन्होंने उनकी खुद की धर्म पत्नी का भी बलात्कार किया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? yes. तो जब सामने गलत तो गलत है, कम ऑन, गलत तो गलत है। लेकिन यहां अर्जुन को एथिकल डिसीजन लेने की जगह इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं। अर्जुन जो उस समय ना इमोशनली तो ठीक बोल रहे हैं, देखने में अच्छा लगता है, मॉरल लग रहा है, बड़ा अच्छी बात कर रहा है, क्योंकि अर्जुन कंपैशनेट है।
और कंपैशन और इमोशन के चलते हम सही डिसीजन लेना भूल जाते हैं। भगवत गीता आपको वो शक्ति देता है कि आप इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ को बड़ा कर पाते हो आप अपने लॉजिकल और इमोशनल राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में सामंजस्य बिठा पाते हो। अर्जुन जो उसके साथ बुरा कर रहा है, अर्जुन उसके साथ भी बुरा नहीं करना चाहता, पर जब जो किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए। अगर किसी ने आपके ऑफिस के अंदर किसी महिला को मॉलेस्ट किया है तो उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। यस नो? ये नहीं कि मैं यहां माफ कर दूं, क्योंकि ये एक्सट्रीम डिसिप्लिनरी इशू है। ऐसे ही दुर्योधन सारे एक्सट्रीम डिसिप्लिनरी इश्यूज को सरपास कर चुके थे। क्या मांगा था? 5 गांव तो मांगे थे। दुर्योधन सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति था। दुर्योधन को तो और जरा दे देना चाहिए था उनको। दुर्योधन को तो पार्टनर बनाना चाहिए था युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर ईमानदार है, सबको मालूम है। और युधिष्ठिर इतने ईमानदार है तो उन्हें बोलते भाई तू बिजनेस चला, जो प्रॉफिट आएगा उसमें हिस्सा मैं ले लूंगा, मेरे को पहले ही पता तू ईमानदार है, तू मेरी हिस्से का 1 रुपया रखेगा नहीं, तो काम तू कर, मैं आराम करता हूं। लेकिन क्या दुर्योधन को पावर का इतना एडिक्शन था कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं जिंदा नहीं रह सकता। और यहां पे वापस आता हूं मैं, बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट यू लाइक। और ये आम जिंदगी में बहुत होएगा आपके साथ। आज का जो चैप्टर है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ये आपकी जिंदगी से निकल के आएगा, देखना। भगवत गीता का आज जो हम श्लोक ले रहे हैं ये आपकी जिंदगी में बहुत बार रोज होंगी ये घटनाएं। ये कंपैशन वर्सेस कंप्लायंस का डिफरेंस है कि कंप्लायंस मतलब ये नियम कानून ये होने चाहिए, कायदे कानून ये है, लेकिन कंपैशन मेरी करुणा है। फेवरेटिज्म वर्सेस मेरिटोक्रेसी, ये उसके बीच में डिफरेंस है। Everybody, come on. It is okay to have emotions. Hey, ladies, more for you. It is okay to have emotions, but it's wrong to become emotional. It is okay to have sentiments, but it's wrong to become sentimental. Emotion होना ठीक है, emotional होना नहीं। Sentiment होना ठीक है, sentimental होना नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अर्जुन जो है ना, वो उसके इमोशन उसके रूट कॉज बन चुका था, उसकी मिजरी, उसके दुख के लिए। टेम्परेचर बढ़ गया, रोंगटे खड़े हो गए, पसीने छूट रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, गांडीव छूट गया, हालत खराब हो गई, गला सूख रहा है, रोने लगा है अर्जुन। वो हालत कब रोए थे आप लास्ट टाइम, उसको याद करो आप। वो एक्सट्रीम मिजरी में इस समय अर्जुन, क्योंकि अर्जुन जानता था कि दुर्योधन को पैसा चाहिए बिना काम किए, विच इज कॉल्ड वेल्थ विदाउट वर्क। अर्जुन जानता था कि दुर्योधन बिल्ड करना चाहता है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, यानी कि बिजनेस जिसमें ईमानदारी ना हो। अर्जुन जानता था कि दुर्योधन चाहता है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, राजनीति जिसमें कोई सिद्धांत ना हो। अर्जुन जानता था कि दुर्योधन सारे गलत काम कर रहा है, पर अर्जुन की सिचुएशन आसान नहीं थी, इतनी आसान नहीं। अभी मेरे को आपको समझने में आसान लग रही है। तो आप कुछ कंडीशंस को सोचो, कुछ सिचुएशंस को समझो। वो पुलिस वाला जिसकी पत्नी बहुत बीमार है और हो सकता है मर जाए अगर वो उसका ध्यान ना रखे, लेकिन उसको अगर फोन आ जाए कि फट से आप इस सिचुएशन हो गई है, यहां पहुंच जाओ नहीं क्योंकि 10 लोगों की जिंदगी खतरे में है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि अपनी पत्नी को संभाले जो मर सकती है, या उन 10 लोगों की जिंदगी बचाने जाए क्योंकि वो भी मर सकते हैं। वो इनमें से क्या डिसीजन ले, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। उतना ही डिफिकल्ट अर्जुन के लिए था। एक हार्ट सर्जन जो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हो और उसको फोन आ जाए, कन्यादान करते वक्त यहां सबके सब बैठे हैं, कन्यादान के बीच में है, और फोन आ जाए कि किसी पेशेंट की जिंदगी खतरे में है, आप जाके उसको बचाइए। उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि अब ये कन्यादान छोड़े अपनी बेटी का या उस पेशेंट को बचाने जाए। ऐसे ही मुश्किल अर्जुन के लिए था। एक इंश्योरेंस एजेंट जिसका पूरा घर ऋण में पड़ा हुआ है, उसमें घर में इतना कर्जा है, मां बीमार है, उसको पैसा तुरंत चाहिए, वो थोड़ी सी गड़बड़ पॉलिसी बेचेगा, उसको जो कमीशन आएगी उससे अपने घर को चला लेगा। अब उसके लिए कितना मुश्किल है कि मैं इसकी काम की पॉलिसी बेचूंगा तो मेरा घर मर जाएगा, और इसको थोड़ी सी गड़बड़ पॉलिसी बेचूंगा तो मेरा घर चल जाएगा। इसको लूटूं या अपने को बचाऊं, इसको बचाऊं या अपने को लुटवाऊं। आसान नहीं है एथिकल होना हमेशा। एथिकल और इमोशनल डिसीजन, ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको लाखों में कोई एक टीचर ऐसा होगा जिसका बच्चा जब नहीं पढ़ रहा हो ठीक तो अपने हाथ से अपने बच्चे को फेल कर देगा। लाखों में कोई ऐसा वाइस चांसलर या चांसलर होगा जो अपने बच्चे के नंबर कम आने पर अपनी ही यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन देने से मना कर देगा। लाखों में कोई ऐसा जज होगा जो अपने बेटे की गलती पे उसको मौत की सजा दे के सुना के पेन को तोड़ देगा, कोई जज नहीं करेगा। लाखों में कोई पुलिस वाला ऐसा होगा जो अपने बेटे की गलती पे अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर लिख देगा। अर्जुन के लिए सिचुएशन आसान नहीं थी।
लाखों में कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो अपने बेटे का ऑपरेशन छोड़ के किसी और अर्जेंट ऑपरेशन को देखने के लिए चला जाएगा। लाखों में कोई ऐसा निर्माता निर्देशक होगा जो अपने बच्चे को लॉन्च करने के लिए की बजाय किसी और के बच्चे को लॉन्च करने चला जाए। लाखों में कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो अपने बच्चे को टिकट दिलाने की जगह किसी और के बच्चे को टिकट दिलाए। इनके उल्टे उदाहरण तो बहुत मिलेंगे, पर ऐसे उदाहरण, क्योंकि ये नेचुरल है कि आप इमोशन को एथिक्स के ऊपर चूज करते हो, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है या जो सही है उसमें क्या चूज करना है। एक टैक्सी ड्राइवर, आपको पता है यहां से आपको दफ्तर जाने के रोज 500 रुपए लगते हैं, वो एक दिन आपसे 300 मांगता है, आपको मालूम है ये गलती से कम मांग रहा है, तो क्या आप उसको 200 एक्स्ट्रा दोगे? मुश्किल होता है ये डिसीजन। एक रेस्टोरेंट में आपने 5 डिश ऑर्डर करी और गलती से उसने 3 का बिल भेज दिया। अब आप क्या बोलोगे कि उसको कि नहीं 5 का बिल दूंगा मैं, क्योंकि मैं तो 5 ऑर्डर किया। कि ये लाइफ इंश्योरेंस एजेंट वो जानता है मेरा भाई ये टर्मिनली इल है, ये मरेगा, इसको कोई पॉलिसी नहीं देगा, लेकिन उसकी झूठी पॉलिसी बनवाता है। आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे एक फेवर मांगता है कि तेरी कंपनी की सीक्रेट मुझको दे दे, तू मेरा दोस्त 20 साल से है और इस कंपनी में केवल 2 साल से है। अब आप फ्रेंड के लिए करोगे या कंपनी के लिए एथिक्स को प्रैक्टिस करोगे? एक ऐसे पिता जिनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और आप कर्जे में हैं, और डॉक्टर कहता है कि आप इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लो, आपका कर्जा बच जाएगा। क्या किया जाए? कर्जे को बढ़ाऊं या उस पिता को चलाते रहूं जिन्होंने कभी ठीक नहीं होना है? एक ऐसा हस्बैंड जिसको अभी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और उसकी पत्नी के पास पैसा नहीं, उसको लाखों रुपया चाहिए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए, और उसका बॉस उसको बोलता है एक रात के लिए मेरे साथ सो जा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। वो क्या करे? अपने हस्बैंड को मरने दे या उनके पास जाए और एक रात वहां सो जाए और फिर अपने हस्बैंड को बचाए? ये डिसीजन टफ होते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? स्नो हाँ, एक दोस्त आपका किसी को एक्सीडेंट में मार आता है और आपको अगले दिन पता चलता है कि किसी और को पकड़ लिया गया हत्या के आरोप में, क्योंकि जिस आदमी को ये मार के आया उसकी डेथ हो गई। आपके दोस्त को नहीं, उसको पकड़ा गया है, तो आप सच बोलोगे या रुक जाओगे? बहुत सारी कंडीशंस, ऐसी टफ सिचुएशन। आपके पिता हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, इमेजिन करिए, और पिता ठीक नहीं हो रहे हैं, रिकवर नहीं कर रहे, रिकवर करना मुश्किल हो रहा है, पर उनकी एक 10 करोड़ की पॉलिसी है जो आज रात 12 बजे के बाद लैप्स कर जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आज रात 12 बजे से पहले वो मर गए तो 10 करोड़ आपको मिल जाएंगे। आप अपना करियर बचा सकते हो, या आप उनको बचाने में लग गए और रात को 12 पार कर गया तो वो 10 करोड़ हाथ से निकल गए। अब क्या करोगे? 10 करोड़ लोगे या पिता को बचाओगे? अर्जुन की सिचुएशन इजी नहीं थी, पर ये सब डिसीजंस लेने के लिए भगवत गीता में सिखाया गया है कि वैल्यूज जब सामने होना आपके क्लियर तो डिसीजन लेना इजी है, और जब वैल्यूज नहीं है, वैल्यूएबल्स आपके सामने हो तो डिसीजन लेना मुश्किल है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। जब भगवत गीता पढ़ लेगा व्यक्ति तो उसको कोई हरा नहीं सकता दुनिया में। मोरालिटी स्ट्रैटेजी नहीं है, इंटेग्रिटी सिचुएशनल नहीं है कि मैं ईमानदारी को सिचुएशन के हिसाब से यूज करूं, स्ट्रैटेजी के हिसाब से यूज करूं, अपने फायदे के लिए ईमानदारी का इस्तेमाल करूं। इट इज बेटर टू डिजर्व एन ऑनर एंड नॉट रिसीव इट रादर देन रिसीविंग द बैज ऑफ ऑनर विदाउट डिजर्विंग इट। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एथिक्स को लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तभी प्रैक्टिस करते हैं जब वो आसान होता है। देखिए, इट इज एथिकल होना वो नहीं है कि व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग व्हेन देयर इज नो चॉइस। एथिकल होना तब है व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग, व्हेन डूइंग द राइट थिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड यू आर स्टिल डूइंग द राइट थिंग। जब सही काम करना सबसे मुश्किल काम है और फिर भी आप सही काम करते हैं, उसको बोलते हैं एथिक्स। मेरे क्लाइंट हैं अग्रवाल जी, इनकी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, ये इंडियन आर्मी में हुआ करते थे, हमारे प्रोफेसर भी है। कंपनी ठीक चल रही थी, एक दिन दोस्त इनके पास आया और बातचीत हो रही थी, तो वो भी इनके साथ आर्मी में कर्नल था, ये भी आर्मी में कर्नल थे। वो उनको बोला, यार अग्रवाल परेशान चल रहा हूं। बोला, क्या परेशानी है यार? वो नौकरी ढूंढ रहा हूं, कहीं नौकरी नहीं है मेरे पास, परेशान हूं। अरे तू तो मेरे साथ कर्नल था, तू नौकरी ढूंढ रहा है, क्यों परेशान होता है यार? तू आजा मेरी कंपनी में काम कर मेरे साथ। बोला, क्या बात करता है? हाँ यार आजा ना, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस रखते हैं, तू ऑपरेशंस अच्छा संभालेगा, तेरा आर्मी में एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। बोला, थैंक यू यार, तूने मेरे को इमीडिएटली नौकरी दे दिया यार, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।
कुछ दिन, हफ्ते, महीने ठीक ठाक बीते, सब ठीक चल रहा था। तो अग्रवाल जी और ये रात को एक दिन 7:45 देर हो गई, अपने अपने केबिन से निकलते हुए अचानक मिले। तो दोस्त बोला, यार अग्रवाल आज एक बात दिल की कहना चाहता हूं। बोले बोल। बैठ यार, साथ में कुछ कॉफी पीते हैं। वाह यार अग्रवाल, एक बात बता, तूने और मैंने एनडीए के एग्जाम्स की तैयारी तो एक ही साथ करी थी ना, हाँ या ना? तू और मैं एनडीए एग्जाम इकट्ठे क्रैक करके आर्मी इकट्ठे एक ही दिन तो ज्वाइन किया था, हाँ या ना? तूने और मैंने इकट्ठे प्रमोशन ली थी, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल भी हम दोनों एक साथ बने थे, हाँ या ना? तू और मैं इकट्ठे वीआरएस लेकर के आर्मी से बाहर भी आए थे, हाँ या ना? आज तू कहां है? 2000 करोड़ की कंपनी का मालिक और मैं तेरी कंपनी में मामूली जनरल मैनेजर। ये किस्मत नहीं है तो और क्या है? ये किस्मत नहीं है तो और क्या है? तो अग्रवाल जी बोले, दोस्त मैं अपनी दोस्ती में ये बात लाना नहीं चाहता था, पर तूने आज ये बात छेड़ दी तो उसका जवाब जरूर दूंगा। जवाब सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? अग्रवाल जी बोले, याद कर वो रात को 2 बजे मैंने तुझे जगाया और बोला, यार दोस्त वो बर्फबारी हो रही है, और हम मशीन बिना तरपाल चढ़ाए खुली छोड़ करके आ गए हैं, तो उठ चलते हैं, जाकर के वो मशीन को तरपाल चढ़ा के कवर करके आते हैं, नहीं तो नुकसान होगा। तूने मना कर दिया। तूने कहा रात के 2 बज रहे हैं, इतनी बर्फ में 3 किलोमीटर कौन पैदल जाएगा और वापस 3 किलोमीटर कौन पैदल आएगा? सो जा, सुबह तरपाल चढ़ा दी जाएगी। मैंने फिर इंसिस्ट किया, गलती हमारी है, हमें जाना चाहिए। तूने कहा यार क्या बात करता है, इस समय जाएंगे इतनी बर्फ में, बीमार पड़ना है, तू इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट हूं या मशीन इंपॉर्टेंट है? सो जा, सुबह जाएंगे। मैंने फिर इंसिस्ट किया कि हमें जाना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तूने क्या जवाब दिया? किसका नुकसान होगा? ना तेरा नुकसान होगा ना मेरा नुकसान होगा, सरकार का नुकसान होगा। सो जा, सुबह तरपाल चढ़ा देंगे। मैं फिर इंसिस्ट किया, दोस्त तू नहीं माना, तू अपने कमरे में जाकर के सो गया और मैं रात 2 बजे उठा, बड़े बूट्स पहने, छाता लिया, धसती हुई बर्फ में पांव घुसा के 3 किलोमीटर पैदल गया। रात को जाकर के 3 बजे पहुंच के तरपाल चढ़ाई और फिर पांव में धसती बर्फ के अंदर वापस लौट करके आया और अपने कमरे में आके सोया। दोस्त वो दिन था और आज का दिन है। तू तब भी, दोस्त वो दिन था और आज का दिन है, तू तब भी एम्प्लॉय ही था, इसलिए तू आज भी एम्प्लॉय ही है, और मैं तब भी ओनर ही था, इसलिए मैं आज भी ओनर ही हूं। एक आदमी ओनर बनता है जिम्मेदारी लेने से, सही निर्णय लेने से। Are you with me loudly? Yes, no? इसको बोलते हैं इमोशनल डिसीजन वर्सेस एथिकल डिसीजन। वो भगवत गीता आपको सिखा रही है। A person becomes good not when he does not do any bad, only when he actually does something good. गलत ना करना सही नहीं है, सही करना सही है। हाँ, ये इंटेग्रिटी जो होती है ना, ये सिंपल यस और नो है। अगर वैल्यूज आपकी ठीक है तो आपके पास या है या नहीं है। कैरेक्टर एक प्राइसलेस चीज है, इसमें कोई प्राइस नहीं है। आपको पता है, वो एक फेमस एग्जांपल है, वो स्टील किंग हुआ करते थे अमेरिका के, एंड्रयू कार्नेगी, द स्टील जायंट ऑफ यूएसए। एंड्रयू कार्नेगी बहुत बड़े अमेरिका के सबसे बड़े अरबपतियों में थे। तो एक दिन रात को एक पार्टी में थे किसी जगह, पर क्या उतना अखबार में चेहरा छपता नहीं था, रोज के लोग पहचान पाए। तो वहां पे एक महिला से मिले जो बहुत अपनी तारीफ कर रही थी, बहुत ब्रैग कर रही थी। तो उसे बोला उन्होंने, हे ब्यूटीफुल लेडी। बोले यस। बोले मैं एक आपको ऑफर देना चाहता हूं, अगर आप आज की रात मेरे साथ बिताएं तो मैं आपको $1000 देना चाहूंगा। बोले पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, बदतमीज इंसान, तुम्हें कौन ले आया पार्टी में? बोले नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं कह रहा था अगर आप आज की रात मेरे साथ बिताएं तो मैं आपको $10,000 देना चाहता हूं। 1000, 10,000, स्टूपिड, घटिया इंसान, कैसी बात करते हो तुम? जानते नहीं हो कौन हूं मैं? नहीं नहीं सॉरी, मैं एक्चुअली गलती से निकल गया मुंह से, ऐसी बात नहीं। मैं कह रहा था अगर आप आज की रात मेरे साथ बिताएं तो $1,00,000 देना चाहता हूं। व्हाट नॉनसेंस। उसने गाली देना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया। वो औरत बहुत गुस्से में आ गई। व्हाट आर यू टॉकिंग? बोले नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मैं एंड्रयू कार्नेगी हूं, अगर आप मेरे साथ एक रात बिताएं तो मैं आपको $1 मिलियन देना चाहता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा, बस मेरे और आपके बीच में है। तो मैडम बोली कि कैसे देंगे पेमेंट, कैश या चेक? जैसे ही आपने वैल्यूज को प्राइस टैग लगा दिया, वैल्यूज अपनी वैल्यू खो देते हैं।
जैसे ही आपने मूल्यों और संस्कारों की कीमत लगा दी, उसकी कीमत वहीं समाप्त हो जाती है। और जब आपका स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम हो तो डिसीजन मेकिंग जिंदगी में आसान हो जाती है। शीलम प्रधानम पुरुषे, महाभारत क्या कहता है कि कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक इंसान में। इसीलिए कितने भी व्यापारी आए गए, पर हमारे देश में रतन टाटा जी का सम्मान हमेशा बना रहेगा। भगवत गीता एक ग्रंथ है कैरेक्टर का, मोरालिटी का, प्रिंसिपल्स का, वैल्यूज का। वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्चश्च जायते गांडीवम, गांडीव खिसक रहा, इतना मेरा बुरा हाल हो गया। कैसे इमोशन जो होता है आपको अनस्टेडी बना देता है, कैसे वो आपको डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता है। तो जो यंगस्टर यूथ इमोशनल होकर डिप्रेशन में चला जाता है, उनके लिए मैं मैसेज दे रहा हूं कि फेलिंग टू फेस द फूलिंग फीलिंग, क्या फेलिंग टू फेस द फूलिंग फीलिंग विल मेक यू फेस द परमानेंट फेलिंग। मैं समझाता हूं। फेलिंग टू फेस, आप फेल कर रहे हैं, फेस करना किसको? फूलिंग फीलिंग, वो फीलिंग जो आपको बेवकूफ बना रही है। अगर आप उसको ठीक नहीं किया, वो फीलिंग फूलिंग फीलिंग जो आपको बेवकूफ बना रही है, तो फेलिंग टू फेस द फूलिंग फीलिंग विल मेक यू फेस द परमानेंट फेलिंग। आप परमानेंटली फेल हो जाएंगे अगर इसको नहीं किया संभाला तो। ये डाउनसाइड है इमोशनल होने का कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। ये डाउनसाइड है कि आपके लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल जो ब्रेन है वो स्लो हो जाता है। और ऐसे आदमी का पूरी दुनिया लाभ उठाती है। आपको पता है इमोशनल आदमी का हर आदमी फायदा उठा के चला जाता है। यस और नो? इमोशनल इंसान का हर बाजू वाला आदमी फायदा उठा लेता है। और ये जो इंसान है ये नंबर ड्रिवन माइंडसेट में फिट ही नहीं होता है, ये ओवर थिंकर है। और इसी की इसका स्ट्रेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ डाइट, लैक ऑफ हंगर सब खत्म होता है। यही सिम्टम्स हैं इलॉजिकल पर्सन हो जाने के, जब वो लॉजिकल नहीं रहता। और वही श्लोक में बताया गया है, वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्चश्च जायते। अगर ये अर्जुन ठीक होता तो भगवान उसको उत्तिष्ठ युद्धाय कृत निश्चय नहीं बोलते आगे चल के। तो ये आज का चैप्टर था हमारा, इमोशनल डिसीजन वर्सेस एथिकल डिसीजन। इसको समझ पाना ये ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता आपको सिखाती है। ये वो एक लर्निंग है, जिंदगी में सब छूट जाए, भगवद गीता की लर्निंग नहीं छूटनी चाहिए। यही मेरा आप सबको और पूरे देश को और हमारे सारे यूथ को, युवाओं को ये मैसेज है। इसीलिए मैं सबसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप फैलाइए, लोगों तक पहुँचाइए, भगवद गीता पहुँचाइए, लोग पढ़ें और अपनी बुद्धि का विकास करें। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।